हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं स्टार्ट क्लास 10th हिस्ट्री। आज करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूरोप विच इज अ कॉन्टिनेंट। देखेंगे कि कैसे इनिशियली अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइडेड था, जिन्हें अलग अलग मुनाक रूल किया करते थे। धीरे धीरे विद टाइम नेशनलिज्म राइज हुआ एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेशन स्टेट क्या होती है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो नेशन स्टेट यानी कि वो जहाँ पर सारे ही सिटीजन्स की एक कॉमन आइडेंटिटी है और साथ में देयर इज पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी यानी कि वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्निंग बॉडी है, इट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। वो जो भी डिसीजन लेंगे, लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट है और लोगों से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जान लिया बेसिक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे विद व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है? तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है दैट एम्फसाइजेस अ स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ नेशन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पहले इसे। फॉर एग्जाम्पल अस, हम लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारी एज अलग है, हमारे नेम अलग है, हमारी लैंग्वेजेस अलग हो सकती है, हमारे ट्रेडिशंस अलग हो जाएंगे, बट जब ओवरऑल हमारी बात होगी तो बात होगी एज एन इंडियन। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री, किसी भी देश के लोग हमारे को रेफर करेंगे तो वो हमें रेफर करेंगे एज एन इंडियन। हमारी हर जगह जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आइडेंटिटी है, वो क्या है कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन हैं। ठीक, तो यही है नेशनलिज्म। ये एक आइडियोलॉजी है जो इस चीज पे एम्फसाइज करती है कि जो ग्रुप ऑफ सिटीजंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा विद अ नेशन। जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, दे विल बी आइडेंटिफाइड विद अ नेशन। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल के थ्रू समझा और इससे हमें ये समझ पक्का आ गया है कि नेशनलिज्म क्या होता है। ये एक आइडियोलॉजी है और बिलोंगिंग टू अ नेशन। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग कि हम सारे ही लोग एक हैं, हम लोग एक देश में रहते हैं, एक देश है वो हमारा कंट्री है। तो ये है नेशनलिज्म। ठीक है, अब द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एमर्ज इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। यूरोप की बात करें तो ये आइडिया यहाँ पर एमर्ज हुआ इन द 19th सेंचुरी एंड इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। और इसकी वजह से नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए। ठीक, नेशन स्टेट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया, अभी आगे चलकर हम ये दोबारा पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लेना। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो देखो, फ्रांस पहला ऐसा जगह था जहां पर ये फीलिंग इमर्ज हुई थी, जहां पर एक रिवॉल्यूशन हुआ था। जो भी वहाँ के सिटीजंस थे, जो लोग वहाँ रह रहे थे, वो चाहते थे कि सारी इनइक्वालिटीज खत्म हो, एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो हम चाहें, जिसे हम अपॉइंट करें। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इस रिवॉल्यूशन को समझने के लिए, इसके आउटकम समझने के लिए हमें समझना होगा कि रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस कैसा था। तो फ्रांस वाज अ मोनार्की एंड इट वाज रूल्ड बाय बर्बन किंग। ठीक है, तो ये मोनार्की था, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट कैसी थी, सारी जो पावर थी इट वाज विद ईदर अ किंग और अ क्वीन। ठीक है, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स विद अनइक्वल प्रिविलेजेस। जो सोसाइटी थी वो अलग अलग एस्टेट्स में डिवाइड हो रखी थी। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। 3 एस्टेट्स थी। फर्स्ट एस्टेट थी क्लर्जी, सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी एंड थर्ड वाज द कॉमनर्स। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट थी उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, कोई टैक्स नहीं देना होता था, बर्थ राइट्स रहते थे, उनके पास बहुत सारी लैंड थी। वहीं जो हमारी थर्ड एस्टेट थी उसको ही सारे टैक्सेस देने होते थे, ऊपर वाले दोनों के मिलाकर और अपने भी। दे वर बीन एक्सप्लॉइटेड, उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन था। तो ये थी हमारी फ्रांस की सोसाइटी बिफोर रिवॉल्यूशन। मूविंग फॉरवर्ड, चेंजेस ब्रॉट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1989। अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ इन 1989, इसके बाद काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, जैसे कि द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी इमर्ज्ड। अब पॉपुलर सोवर्निटी क्या होती है? ये एक ऐसा आइडिया है जिसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो सेलेक्ट करेंगे कौन उनको रूल करेगा। जो रूलर होगा वो लोगों के पॉपुलर सपोर्ट से आएगा। ठीक, इसी को कहते हैं पॉपुलर सोवर्निटी। द नेशन बिकेम यूनाइटेड कम्युनिटी विद इक्वल राइट्स। अब यहाँ पर जो लोग थे उन सबको ही इक्वल राइट्स मिल गए थे। जो अलग अलग एस्टेट्स थी वो हटा दी गई थी। नाउ एवरीवन हैड इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। इसके अलावा देयर वर डिफरेंट सिंबल्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर नेशनलिज्म, ताकि लोगों में एक यूनिटी की फीलिंग आए, एक वननेस की फीलिंग आए। इसके लिए अलग अलग सिंबल्स वर इंट्रोड्यूस, जैसे कि उनका एक ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा दे हैड अ नेशनल एंथम एंड साथ में जो एस्टेट जनरल होते थे उनको चेंज करके नेशनल असेंबली बना दिया था। इसमें कौन लोग थे? इसमें थे सिटीजंस। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हुई थी ताकि जो लोग हैं वो एक कनेक्शन फील करें। जैसे कि हमारा एक नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल एंथम होता है, तो ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द सिंबल्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये सारी ही चीजें होने के बाद देयर वाज अ टाइम पीरियड जहां पर नेपोलियन बोनापार्टे रूल्ड। ठीक है, अब ये अलग अलग चेंजेस लेकर आए, काफी नई नई चीजें की। फॉर एग्जाम्पल दे इंट्रोड्यूस्ड अ सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, इसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्टे। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें जो जितने भी प्रिविलेजेस थे जो अलग अलग स्टेट्स को मिल रहे थे, अलग अलग क्लासेस को मिल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, दे वर अबॉलिश्ड, उनको खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा दिस कोड इंश्योर्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो लॉ है वो किसी भी बेसिस पर किसी के साथ भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, एंड लास्टली दे सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि अभी तक क्या था, जो सारी ही लैंड थी वो थी विद फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट, बट अब जो लैंड थी इट वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको भी लैंड मिल गई थी। तो इससे क्या था, जो प्रॉपर्टी थी उसका राइट सबको मिल गया था। ठीक है, लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। तो जो नेपोलियन था ही वाज एक्सपेंडिंग, उन्हें अलग अलग जगह अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना था, वॉर्स हो रहे थे, बहुत सारे एरियाज थे जो कि उनके रूल के अंडर आ रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही वाज आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो दिस वाज अ लिमिटेशन। तो देखो, अब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लिया, कहां से ये जो सारा ही चीज था ये स्टार्ट हुआ। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो 18th सेंचुरी में यूरोप कैसा था? यहाँ पर कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी।
जो यूरोप था वो अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइडेड था और ये टेरिटरीज अलग अलग मुनाक रूल किया करते थे, यानी कि यहाँ पर क्या थी, मुनाकी थी। ऑल्सो ये जो टेरिटरीज थी इसमें आपको देखने को मिलते थे डाइवर्स पीपल, उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, उनके एथनिक ग्रुप्स अलग थे, उनके कस्टम्स अलग थे और ये सब लोग एक सिंगल रूलर के अंडर रहा करते थे। ठीक है, तो ये था यूरोपियन 18th सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि एक मुनाक के थ्रू इट वॉज बीइंग रूल्ड, और यहाँ पर जर्मन्स, हंगेरियंस, स्लोवाक्स, रोमेनियंस, ये सारे ही लोग प्रेजेंट थे। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, सबकी लैंग्वेज अलग अलग थी, सबके ट्रेडिशंस अलग अलग थे, तो ये सारा कुछ ही प्रेजेंट था। बात करें आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट है क्या? सो इट इज द वन वेयर सिटीजंस हैव कॉमन आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो यानी कि नेशन स्टेट क्या हुआ, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो सिटीजंस हैं दे हैव अ कॉमन आइडेंटिटी, उनको एक कंट्री के नाम से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको एक रिकॉग्निशन मिल रही है, एक आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। ठीक है, और साथ में वहाँ पर देखने को मिलती है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, यानी कि जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट इन पावर है, वो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके डिसीजंस को वो मानेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल। ठीक है, तो यही होता है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ इन द 19th सेंचुरी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। काफी अलग अलग रिवॉल्यूशन हुए, काफी अलग अलग चीजें हुई, चेंजेस हुए, अपराइजिंग्स हुए। अब ये क्यों हुए, कैसे हुए, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे और लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल्स कौन थे? ये मिडिल क्लास पीपल थे जो कि बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, अलग अलग चीजों में ये इंडल्ज थे। ठीक है, अब इन लोगों की डिमांड्स क्या थी? तो ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बने और साथ में मिले इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, दे वांटेड फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसमें उनके भी रिप्रेजेंटेटिव चाहें, वो उन्हें इलेक्ट करें, ऐसा इन्हें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था। अब इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट की अपराइजिंग्स, ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जब जो लोग हैं उन्होंने गवर्नमेंट या पावर के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट 1830 इन फ्रांस। इस टाइम पर क्या हुआ, जो बर्बन मोनार्की थी इट वाज ओवरथ्रोन और किंग बन गए थे लुइस फिलिप। ठीक है, नेक्स्ट बेल्जियम जो थी इट ब्रोक अवे फ्रॉम नेदरलैंड्स, वो नीदरलैंड से अलग हो गया। नेक्स्ट पोलैंड, तो वहां के लोगों ने भी कोशिश की कि वो अपना रेजिस्टेंस शो करें, बट वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए एंड दे फेल्ड। मूविंग फॉरवर्ड, इटली एंड जर्मनी, तो यहाँ पर भी हमें अपराइजिंग्स देखने को मिलते हैं अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूलर। ऑटोक्रेटिक रूलर यानी कि एक इंसान जो रूलर होता है उसके पास सारी ही पावर होती है और वो सारे ही डिसीजंस अकॉर्डिंगली लेता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अबाउट की अपराइजिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1821 टू 1832, तो ये हुआ था अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर एंड बहुत सारी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ने इस वॉर को सपोर्ट किया था। एंड फाइनली ग्रीक का इंडिपेंडेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो यानी कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद जो ग्रीक का इंडिपेंडेंस था इट वाज नाउ रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड। ठीक है, इन 1832। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अबाउट रोमांटिसिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म। इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट ग्लोरिफाइड इमोशंस, द पास्ट एंड द फोक ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये कल्चरल मूवमेंट था जो पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहा था, जो ट्रेडिशंस थे उनको ग्लोरीफाई कर रहा था और साथ में इमोशंस को भी ग्लोरीफाई कर रहा था। ठीक, अलग अलग कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे हमारे आर्टिस्ट, पोएट्स, म्यूजिशियन, क्योंकि अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के थ्रू, अपनी कॉम्पोजिशंस के थ्रू लोगों में एक शेयर नेशनल हेरिटेज का आइडिया जो है उसे बिल्ड कर रहे थे। लोगों के अंदर एक आइडिया ऑफ बिलोंगिंग टू अ नेशन आ रहा था, आइडिया ऑफ कॉमननेस आ रहा था, आइडिया ऑफ वननेस आ रहा था। ठीक है, तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इसके बाद जर्मनी में वी हैड जॉन गॉटफ्राइड हर्डल, जिनका ये बिलीव था कि द फोक कल्चर बिल्ड्स द नेशन। ठीक है, तो जो कल्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग अ नेशन। मूविंग फॉरवर्ड, फोक सॉन्ग्स का यूज होता था, डांसेस का, अलग अलग टेल्स का, अलग अलग स्टोरीज का, अलग अलग पेंटिंग्स का, और इन सब का पर्पस क्या होता था, टू प्रमोट यूनिटी। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, लैंग्वेज भी एक यूनिफाइंग टूल था। लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। क्यों? इसका एग्जांपल हमें बताया गया है अबाउट पोलैंड। तो जब रशियन यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग पोलिश लैंग्वेज यूज करें, बट लोगों ने इस लैंग्वेज को एज अ स्वाइन ऑफ यूनिटी समझा। वो जब भी कभी साथ में गैदरिंग करते थे, प्रेयर्स करते थे, तो वो अपनी पोलिश लैंग्वेज में ही करते थे। इसकी वजह से काफी सारे लोगों को जेल जाना पड़ा, पनिशमेंट मिली, बट स्टिल लैंग्वेज उनका एक साइन बना ऑफ यूनिटी, ऑफ वननेस, ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर, एंड साथ में इससे उन्होंने अपना रेजिस्टेंस भी शो किया। ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे अबाउट हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1830s। तो इस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली थी बिकॉज पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही थी एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, इन्फ्लेशन हो रहा था, प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे चीजों के। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें, अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। पीसेंट्स जो थे वो अलग सफर कर रहे थे बिकॉज ऑफ फ्यूडल ड्यूज, जो उनके ऊपर वाले एस्टेट्स थे, जो उनके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिन्हें अपना टैक्सेस देना होता था, फीस देनी होती थी, तो इसकी वजह से इन पे अलग बर्डन आ रहा था बिकॉज ऑलरेडी दे वर नॉट हैविंग एनी जॉब, कोई ऑक्यूपेशन नहीं था। सो दीज वर कॉजिंग फर्दर प्रॉब्लम्स। ऑल्सो फूड शॉर्टेज हमें इस टाइम पर देखने को मिली थी, अलग अलग जगह रिवॉल्ट्स चल रहे थे, वॉर्स चल रहे थे, तो फूड शॉर्टेज भी थी जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसर्न था। ठीक, इसके बाद बात करेंगे अबाउट 1848 रिवोल्यूशंस। तो ये किसने लेड किए थे? सो दीज वर लेड बाय द लिबरल्स एंड द वर्कर्स। लिबरल्स यानी कि जो मिडिल क्लास पीपल थे, जो कि थॉट प्रोसेस रखते थे कि जो चीजें हैं वो चेंज होनी चाहिए, जो भी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है इट शुड चेंज। वही जो फ्रांस था वहां से अब जो मोनार्की थी इट वाज कंप्लीटली ओवरथ्रोन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एंड इट वाज अ रिपब्लिक। ठीक, यहाँ पर यूनिवर्सल मेल सफरेज भी मिल गया था, यानी कि जो मेल पॉपुलेशन थी अब उनको वोटिंग राइट्स भी दे दिया गया था।
इसी तरह जो जर्मनी थी, इटली थी, ऑस्ट्रिया हंगरी थे, दे वर डिमांडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस। इनकी डिमांड थी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन मिले, फ्रीडम मिले और इनका हो यूनिफिकेशन। ठीक, तो इस टाइम पीरियड पर कहीं तो मोनार्की खत्म हो गई, रिपब्लिक फॉर्म हो गई, वहीं कुछ जगह ऐसी थी जो कि अभी तक ये सारी चीजें डिमांड कर रही थी। ठीक है, अब कहीं कहीं हमें रिवोल्ट के फेलियर्स भी देखने को मिले बिकॉज दे वर क्रश्ड बाय कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे? ये वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि चीजें चेंज हो। ये जो ट्रेडिशनल मेथड चला हुआ आ रहा था ये उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि इनको हमेशा से प्रिविलेजेस मिल रहे थे इन चीज़ों की वजह से। दे वर गिवन बर्थ राइट्स, बहुत सारे लैंड, तो ये नहीं चाहते थे कि ये जो चेंजेस हैं ये आए। ऑल्सो देयर वाज नो इमीडिएट सक्सेस इन नेशन बिल्डिंग। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कैसे जर्मनी वाज यूनिफाइड। तो यूनिफिकेशन से पहले क्या था कि जर्मनी में थी 39 अलग अलग स्टेट्स और ये थी अंडर ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस। लेकिन उसके बाद जो प्रूशियन थे उन्होंने यहाँ पर यूनिफिकेशन एफर्ट्स को लीड किया। ऑटो वॉन बिस्मार्क ये एक प्रूशियन चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई इन द जर्मनी यूनिफिकेशन। इन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटेजी और वॉर्स का यूज किया, वॉर विद डेनमार्क, वॉर विद ऑस्ट्रिया एंड वॉर विद फ्रांस। इसका रिजल्ट फाइनली क्या हुआ कि जो जर्मन एम्पायर था इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1871 एट वर्साइलेस। सो फाइनली जो जर्मन था इट गॉट इट्स यूनिफिकेशन और इसके बाद किंग कैसर विलियम वन बिकेम द एम्परर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो यूनिफिकेशन से पहले इटली की बात करें तो ये बहुत अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था और यहाँ पर फॉरेन पावर्स जैसे कि ऑस्ट्रिया एंड स्पेन रूल किया करते थे। सो इट वाज बीइंग रूल्ड बाय फॉरेन पावर्स। नाउ अलग अलग लीडर्स थे यहाँ पर जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द यूनिफिकेशन, जिसमें वी हैड गिउसेप्पे मज़िनी जो कि फाउंडर थे ऑफ यंग इटली एंड साथ में ही वाज आल्सो अ आइडियोलॉजिकल लीडर। मूविंग फॉरवर्ड, काउंट केवर हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाइडमोंट सार्डिया एंड ही आल्सो लेड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। एंड देन वी आल्सो हैड गिउसेप्पे गारिबाल्डी एंड ही लेड रेड शर्ट्स इन सदर्न इटली। अब ये रेड शर्ट क्या थे? तो ये था नाम जो कि दिया गया था वॉलंटियर्स को ड्यूरिंग कैंपेन्स इन इटली। ठीक है, ये लोग अकम्प्लिश किया करते थे टू गारिबाल्दी। ठीक, तो यानी कि आप समझ गए कि रेड शर्ट वो द वॉलंटियर्स। ठीक है, और उनको लेड करते थे गारिबाल्दी, दे यूज्ड टू अकम्प्लिश हिम। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सो जो नॉर्दर्न इटली था इट वाज यूनिफाइड अंडर पाइडमोंट। इसके अलावा जो सदर्न स्टेट थी उन्होंने भी फाइनली ज्वाइन कर लिया था आफ्टर गारिबाल्दीज कैंपेन्स। ठीक है, इटली वाज फाइनली यूनाइटेड इन 1870 और इसका कैपिटल बना रोम। ठीक, तो ये था अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसमें हमने अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के बारे में जाना जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे पहले जो नॉर्दर्न इटली था इट यूनिफाइड एंड उसके बाद में सदर्न इटली आल्सो यूनिफाइड। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। सो ब्रिटेन बिकेम अ नेशन थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट्स नॉट अपराइजिंग, यानी कि ब्रिटेन में हमें ज्यादा अपराइजिंग्स देखने को नहीं मिली, ये बना नेशन थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट्स। अगर हम टाइमलाइन पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें सो इन 1688 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ इन विच द पार्लियामेंट गेन्ड पावर। इसके बाद इन 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड व्हिच लेड टू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद इन 1801 आयरलैंड वाज आल्सो एडेड, बट ये ऐड हुआ था आफ्टर अ रिबेलियन यानी कि विद्रोह, यानी कि जो लोग थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई एंड फाइनली दे आल्सो जॉइंड ब्रिटेन। मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा से ही जो इंग्लिश कल्चर था दैट डोमिनेटेड हियर ओवर द स्कॉटिश एंड आयरिश आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन। तो नेशन को विजुअलाइज कैसे किया जाता था? तो अलग अलग सिंबल्स वर यूज्ड, जैसे कि मोस्टली फीमेल एलिगरीज वर यूज्ड। तो एलिगरीज क्या होते हैं? तो जब आप किसी इमेज या फिर किसी प्ले या फिर किसी स्टोरी के किसी कैरेक्टर या किसी इवेंट को किसी आइडिया से या फिर किसी क्वालिटी से कनेक्ट करते हो तो उसी को कहते हैं एलिगरीज। ठीक है, तो यूजुअली जब भी किसी नेशन को रिप्रेजेंट किया जाता था तो फीमेल की इमेजेस वर यूज्ड। ठीक, फॉर एग्जांपल फ्रांस में जो फीमेल एलिगरी वाज यूज्ड, शी वाज नेम मरियाम। ठीक है, वो एक रेड कैप पहनी हुई थी एंड साथ में शी हैड अ लिबरल टॉर्च। सो व्हाट वाज शी रिप्रेजेंटिंग? शी वाज रिप्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, जो कि वहां के लोग चाहते थे। तो यानी कि जो लोगों के आइडियाज थे, जो एस्पिरेशंस थे रिगार्डिंग द नेशन, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो यूज कर रहे थे वेरियस एलिगरीज। ठीक, इसी तरह जर्मनी में इट वाज जर्मेनिया, शी हैड अ स्वॉर्ड, इसके अलावा अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एंड अ ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग। तो व्हाट शी वाज रिप्रेजेंटिंग? शी वाज रिप्रेजेंटिंग हीरोइज्म। ठीक, तो यानी कि ये जो अलग अलग क्वालिटीज थी जो कि लोग अपने नेशन में देखते थे उसी के अकॉर्डिंग वो ये सारी ही एलिगरीज डिजाइन किया करते थे। ठीक है, नाउ पेंटिंग्स वर यूज्ड टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड प्राइड। इसी तरह अलग अलग पेंटिंग्स का यूज होता था टू प्रमोट द आइडिया ऑफ यूनिटी, टू प्रमोट प्राइड। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी वो लिंक होने लगी विद इंपीरियलिज्म। ठीक, आफ्टर 1817 नेशनलिज्म बिकेम लिंक्ड टू मिलिट्री पावर एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म यानी कि जो बड़ी पावर्स होती हैं वो छोटी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं यूजिंग देयर पावर। ठीक है, तो 1871 के बाद हमें यही देखने को मिला, जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अपना कॉलोनियल एक्सपेंशन शुरू किया इन एशिया एंड अफ्रीका। तो इसके बाद जो भी वीकर कंट्रीज होती थी ये वहां जाते थे और अपनी पावर से दे यूज्ड टू कैप्चर देम। अब ये चैप्टर खत्म करने से पहले वी विल क्विकली डिस्कस अबाउट बल्कान क्राइसिस आल्सो। तो यहाँ पर क्या था, ये एक ऐसी रीजन थी जहाँ पर बहुत सारी एथनिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी और यहाँ पर नेशनलिस्ट टेंशन थी अमंग स्लव्स, सर्ब्स, ग्रीक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी थी और ये लोग नहीं चाहते थे ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड दिस लेड टू राइवलरी अमंगस्ट वेरियस यूरोपियन पावर्स जैसे कि रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो यानी कि जब यहाँ से ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी पॉलिटिकल राइवलरीज देखने को मिली। ठीक है, और फाइनली ये सारे जो अलग अलग इवेंट्स थे, ये जो छोटी छोटी फाइट्स थी, दीज इवेंचुअली लेड टू वर्ल्ड वॉर 1।
इसीलिए बल्कान क्राइसिस इंपॉर्टेंट है और हमने इसे डिस्कस किया। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। तो देखो, सबसे पहले तो नेशनलिज्म बिगेन एज अ लिबरल मूवमेंट फॉर राइट्स एंड यूनिटी। एक ऐसा मूवमेंट जो सबके लिए था, सबके राइट्स के लिए, यूनिटी के लिए। इस तरह ही नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इट टर्न टू एग्रेसिव इंपीरियलिज्म, जहां पर जो स्ट्रॉन्गर पावर्स थी वो अपने से वीकर और कम रिच पावर्स को कैप्चर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेशन बिल्डिंग इन यूरोप वाज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कैसे अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टाइम पर दे गॉट यूनिफाइड, एंड इट इन्वॉल्व्स वेरियस वॉर्स, डिप्लोमेसी एंड कल्चरल इवेंट्स। और इसमें हमें वॉर्स का इंपॉर्टेंस, रिवॉल्यूशंस का, पीपल्स अपराइजिंग, कल्चरल इफेक्ट, इन सब का ही अलग अलग इंपॉर्टेंस देखने को मिला, अलग अलग रोल देखने को मिला। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया है खत्म। सो विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अच्छे से उन्हें इंटर रिलेट करके पढ़ा है, ताकि कहीं भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ऑल्सो काफी सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं अबाउट दीज नोट्स, तो ये नोट्स डेली ही मेरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते हैं, तो आप वहां से इनको ले सकते हैं। तो आप वहां मुझे ज्वाइन कर लो, ताकि नोट्स भी आपको मिलते रहे, एक्सप्लेनेशन भी मिले और आपका पूरा ही कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।